नमस्कार, चर्चा में आप सभी का स्वागत है। तो 2014 के लोकसभा चुनाव का शोर अब थम गया है। अभी तक अगर हम देखें, इतिहास पर हम नजर दौड़ाएं तो अभी तक का सबसे लंबा चुनावी अभियान ये कहला रहा है। 12 मई को अब आखिरी चरण खत्म हो जाएगा और इस चुनावी अभियान के दौरान सबसे गौरतलब बात यह रही कि मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया। 10 करोड़ के करीब युवा वोटर भी जुड़ गए और इन तमाम चुनाव आयोग के प्रयासों के चलते काफी कुछ जागरूकता वोटर में देखने को मिली। और अगर सीमाएं लांघने की बात करें तो सीमाएं तो बहुत लांघी गई हैं, मर्यादाओं की सीमाएं लांघी गई हैं, जबानी जंग की सीमाएं लांघी गई हैं और बहुत सारी ऐसी बयानबाजियां हुई हैं जो न होती तो अच्छा होता। चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर और चुनाव आयोग पर भी निशाने तक साधे गए हैं। तो ये जो चुनावी अभियान है, इसका जरा आज हम जायजा लेंगे। हमारे साथ जनता जनार्दन भी बैठी है और हमारे विशेषज्ञ मेहमान भी बैठे हैं जिनसे हम बात करेंगे। आइए सबसे पहले हम अपने विशेषज्ञों का आपसे परिचय करा दें। हमारे साथ यहाँ HK दुआ साहब बैठे हैं, सांसद और वरिष्ठ पत्रकार जिन्होंने बहुत सारे चुनाव देखे हैं। बहुत बहुत स्वागत है। प्रोफेसर जगदीश छोकर साहब हमारे साथ हैं जो कि नेशनल इलेक्शन वॉच से आते हैं और चुनाव सुधारों पर काम करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है जगदीश जी। हमारे साथ KG राव साहब बैठे हैं जो कि पूर्व सचिव चुनाव आयोग के रह चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ अभय कुमार दुबे जी हैं, CSDS से राजनीतिक विश्लेषक हमारे। डॉक्टर मंजू काक हमारे साथ हैं जो कि मेंबर हैं इंचार्ज इंटरनेशनल एंड नेशनल NGOs कल्चर एक्सचेंज। बहुत बहुत स्वागत मंजू जी। और प्रोफेसर संजय श्रीवास्तव समाजशास्त्री DU से आते हैं, आपका भी स्वागत है। तो तमाम मेहमान हमारे साथ बैठे हैं। आइए जरा 2014 के लोकसभा चुनावों का जो प्रचार अभियान रहा है, कौन सी ऐसी बातें इससे निकल कर आई हैं, उसका जरा एक जायजा ले लें। 2014 का चुनाव सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही तौर पर इतिहास में अपना नाम दर्ज करा गया। 7 अप्रैल से 12 मई तक 9 चरणों का मतदान भारत में अब तक का सबसे लंबा चुनाव रहा। मतदान प्रतिशत के लिहाज से 2014 ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। पहली बार मतदान करने वालों और महिलाओं की मतदान में ऐसी भागीदारी भी संभवतः पहले नहीं देखी गई। मतदाताओं में जागरूकता के कई उदाहरण देखने में आए। आंध्र प्रदेश में एक आम मतदाता को पूर्व केंद्रीय मंत्री और सुपरस्टार चिरंजीवी को मतदान नियम का सबक सिखलाते देखा गया। दूसरी ओर इस बार भी चुनाव प्रचार में अंततः वही हुआ जिसका भय साल रहा था। चुनाव प्रचार समाप्त होते होते ध्रुवीकरण और जात बिरादरी की भेंट चढ़ गया। जुबानी जंग इतनी तीखी, इतनी विषैली हो गई कि विकास के अनेक मुद्दे हाशिए पर चले गए। आदर्श चुनाव संहिता के खुल्लम खुल्ला उल्लंघन जितने इस चुनाव में देखने को मिले उतने संभवतः पहले कभी नहीं दिखे। यही नहीं, चुनाव आयोग की कुछ मामलों में अप्रत्याशित सख्ती के बावजूद अनेक दिग्गज नेताओं को चुनाव आयोग को ललकारते देखा गया। प्रचार में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर नेताओं की ब्रांडिंग और प्रोफेशनल मार्केटिंग देखने को मिली। सोशल मीडिया से लेकर 3D होलोग्राम जैसी तकनीक का भरपूर इस्तेमाल होते पाया गया। प्रचार में पैसा इस कदर खर्च होता देखा गया कि इस चुनाव की अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव से तुलना की जाने लगी। पेड न्यूज की जमकर शिकायतें दर्ज हुईं, जिनमें आयोग द्वारा लगभग 450 सही पाई गयी। इस चुनाव की एक खासियत ये भी रही कि एक नए दल को अनेक राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों को पछाड़ते देखा गया। आपने कई सीटों पर मुकाबलों को त्रिकोणीय बनाकर अपनी दमदार मौजूदगी का एहसास कराया। आपका सबसे अधिक खामियाजा संभवतः वाम दलों को ही उठाना पड़ा, जो इस पूरी चुनावी प्रक्रिया में निस्तेज दिखे। बहरहाल आज जहां दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न होने की कगार पर है, तो चुनावी राजनीति की तमाम त्रुटियों, खामियों के एक बार फिर सिर चढ़कर बोलने की टीस भी। तो हर चुनाव कुछ कहता है और हर मतदाता भी कुछ कहता है और हर नेता भी कुछ कहता है, लेकिन बहुत कुछ कहा सुना जाता है चुनावों के दौरान और तमाम ट्रेंड्स होते हैं जो कि देखने के लिए हमारे सामने होते हैं, जिन पर हम विवेचन करते हैं, विश्लेषण करते हैं। और आज इसी पर हम विश्लेषण करेंगे, एक जायजा लेंगे। हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ HK दुआ साहब बैठे हुए हैं। दुआ जी, जिस तरह से ये पूरा चुनाव प्रचार अभियान रहा, बहुत लंबा 9 चरणों में चला, 1 महीने से ज्यादा ये पूरी कवायद चली, किस तरह से देखते हैं? आपने बहुत सारे चुनाव देखे हैं, कवर भी किए हैं, किस तरह से आंकते हैं इस पूरे चुनावी अभियान को आप?
नहीं, ये बहुत लंबा चुनाव है और सबसे लंबा रहा है ये वाला जी। और काफी कुछ हम लिखते रहे हैं कि इतना लंबा ठीक नहीं होता। एक तो सस्पेंस रहता है, लेकिन उसमें मेल प्रैक्टिसेस का भी टाइम करने का कुछ ज्यादा लोगों को मिल जाता है, जो भी कैंडिडेट्स हैं या पार्टियां हैं और वो कई ठीक तरीके इस्तेमाल नहीं करते, उनको ज्यादा टाइम देना नहीं चाहिए, कम देना चाहिए। लेकिन इलेक्शन कमीशन इसको कर नहीं पा रही। वो वजह यह है कि उनको सिक्योरिटी फोर्सेस की ज्यादा जरूरत है पहले से, कहीं दंगा ना हो जाए, कहीं पे कोई रिगिंग ना हो जाए। तो ये कंट्रोल के मेजर्स हैं, वो पहले एक जगह लेते हैं, फिर दूसरी जगह मशीनरी भेजते हैं, फिर तीसरी जगह भेजते हैं। कुछ फायदा भी है लेकिन उसका नुकसान होता है अगर आप ज्यादा लंबा रफ्स करते हैं जी। और फिर अगर ओपिनियन पोल पहले आ जाते हैं, वो एक हवा क्रिएट कर देते हैं और उनको पता नहीं वो ठीक है गलत है। एक किस्म का जो प्रोपेगेंडा का एडवांटेज है वो जो माइटी है उनको ज्यादा मिल जाता है। पर लोग कहते हैं ना कि लोकतंत्र का जश्न होता है, उत्सव होता है। पहले ही कुछ लोग ये भी मानते हैं कि साहब पहले जो चुनाव हुआ करते थे बड़े रंग बिरंगे, बड़े रंगारंग होते थे, लोगों की उसमें भागीदारी पता चलती थी। अब तो पता ही नहीं चलती है। बड़ी बड़ी रैलियां आप टीवी पे देख लो या चले जाओ, सारे लोग तो पहुंचते भी नहीं है। तो मतलब क्योंकि लोकतंत्र की जमहूरियत का जश्न है तो लोगों की भागीदारी कैसे करेंगे आप अगर इसको तुरंत फुरत कर देंगे, जल्दी से कर देंगे? लोकतंत्र को जश्न नहीं लेना चाहिए, इसको सीरियस बिजनेस है। कंट्री की 5 साल के लिए आपको सरकार चुननी है और उसको बड़ा लाइटली नहीं लेना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज बड़ा लाइटली ले रही हैं, कैंडिडेट्स और भी लाइटली ले रहे हैं सिवाय अपने कैंडिडेचर के लिए। लेकिन इंस्टीट्यूशनली लोकतंत्र इज वेरी सीरियस पार्ट है इलेक्शन उसका, और उसको अगर जश्न के तौर पे मनाया जाए, कुछ अखबारें भी लिख भी रही हैं, आपकी भागीदारी जनता की उसमें हो, लोगों को सुनने को मिले, समझने को मिले, नेताओं को, पार्टियों को कहने को मिले, मतलब इस तरह से एक पार्टिसिपेशन दिखाई दे। लेकिन लोगों का जोश तो फिर भी मैं समझ सकता हूँ। जी। जो पार्टियां करती हैं उनको प्रोपेगेंडा का एडवांटेज भी ज्यादा मिल रहा है, तो झूठ भी बोलते हैं उसको भी तो एडवांटेज ज्यादा मिल रही है। जो 5 साल का एक्सपीरियंस है लोगों का एक सरकार के साथ, लोकल सरकार के साथ, स्टेट की सरकार के साथ, देश की सरकार के साथ, डिफरेंट पार्टियों के साथ उनका जो तजुर्बा है उसको ज्यादा ध्यान में रखना चाहिए, बजाय कि ये प्रोपेगेंडा मशीन जिसके हाथ में आ जाए और उसका इस्तेमाल करे और एक किस्म की बम्बार्डमेंट की जाए लोगों के माइंड के ऊपर, और उस बम्बार्डमेंट का असर ज्यादा होगा बजाय के इश्यूज। अब सारी कैंपेन में देखिए गाली गलौज ज्यादा हो रहा है, इश्यूज कम डिस्कस किए जा रहे हैं, तू मैं ज्यादा हो रही है। आपने ये कहा, उन्होंने ये कहा, उन्होंने कहा, क्यों कहा, तो इश्यूज ज्यादा डिस्कस नहीं किए जा रहे। प्रोपेगेंडा कहीं ज्यादा हो रहा है, ऐसा दुआ साहब मान रहे हैं। प्रोफेसर जगदीश छोकर जी हमारे साथ हैं। आप तो चुनाव सुधारों पर इतने लंबे वर्षों से काम कर रहे हैं, ये बताइए कि ये जो चुनाव प्रचार अभियान रहा, खासतौर से जब हम मनी पावर की बात करते हैं, मसल पावर की बात करते हैं, दागियों की बात करते हैं, अगर इन सारे पैमानों पर हम इस चुनाव अभियान को तौलें तो आप इसे कहाँ पाते हैं? देखिए, अगर इस चुनाव को और इस चुनाव अभियान को तोलें तो मैं तो कहूंगा कि ये पहले से खराब है। जहां तक दागी लोगों की बात है, 2009 में 15% उम्मीदवार ऐसे थे जिन्होंने खुद शपथ लेके ये कहा था कि मेरे खिलाफ क्रिमिनल केस हैं। अब वो 17% हो गए हैं। तो 15 से 17 होना एक बड़े चिंता की और दुख की बात है। जहां तक धन बल का सवाल आपने पूछा, पहले बाहुबल हो गया, अब धन बल ले लीजिए। जितना पैसा इलेक्शन कमीशन वो कर रहा है, सीज कर रहा है, जिसको कोई ये कहने को तैयार नहीं है कि ये किसका है, उसका अमाउंट पहले से कहीं बढ़ गया है। शराब जो पकड़ी गई है वो पहले से ज्यादा बढ़ गई है। ड्रग्स पकड़ी जा रही हैं। तो बाहुबल और धन बल दोनों का इस्तेमाल पहले से ज्यादा हो रहा है। राजनीतिक दलों को आपराधिक तत्व के लोगों को टिकट देने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। उनको शराब और पैसा बांटने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। जब भी कोई कदम सुप्रीम कोर्ट में उठवाया जाता है या सिविल सोसाइटी उठाती है या मीडिया कुछ उसमें मदद करता है, तो सारे राजनीतिक दल इकट्ठे हो जाते हैं उसको रोकने के लिए। वो इस इलेक्शन में भी हुआ है। और सबसे बड़ी जो मुझे बात इसमें लगी है, इस इलेक्शन में राजनीतिक दल, उम्मीदवार और मीडिया, उन्होंने जनता या वोटर, मतदाता के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा।
मीडिया ने और राजनीतिक दलों ने मिलकर डिसाइड कर लिया ये है इशू, ये इलेक्शन है ए वर्सेस बी। थोड़े दिन वो चला, फिर थोड़े दिन बाद हो गया बी वर्सेस सी हो गया। ये किसी ने जनता से नहीं पूछा कि भाई आपको क्या तकलीफ है, आपको क्या चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज, कैंडिडेट्स और मीडिया मिलके बता रहा है जनता को कि ये आप बात करिए। उनसे कोई पूछता नहीं है कि आपको क्या चाहिए। हमने एक 2.5 लाख लोगों में सर्वे किया, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 500 लोगों से पूछा कि आपके हिसाब से इस इलेक्शन में क्या मुद्दे होने चाहिए। लोग सर्वे करते हैं जीतेगा कौन। हाँ। हमने सर्वे किया कि आपके मुद्दे क्या हैं। ठीक है। मुद्दे थे नौकरी, सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, पढ़ाई। इनके बारे में मैंने तो किसी अखबार में पढ़ा नहीं है कि किसी नेता ने अपनी स्पीच में या अपने लेक्चर में ये कहा हो कि भाई शिक्षा के बारे में क्या होना चाहिए, शिक्षा पद्धति में क्या खराबी है। राइट टू एजुकेशन बिल पास हो गया, वो इंप्लीमेंट हुआ कि नहीं हुआ। स्वास्थ्य के बारे में लोगों को कोई स्वास्थ्य सुविधा नहीं है गांवों में, और वो सब चल रहा है। तो जनता के बारे में किसी की इच्छा नहीं है। मीडिया और पॉलिटिकल पार्टियां और पॉलिटिकल नेता मिलके फैसला कर रहे हैं क्या होना चाहिए, जनता को क्या सोचना चाहिए। ये बड़े अफसोस की बात है। बहुत वाइटल सवाल उठाया है जगदीश जी ने। केजे राव साहब हमारे साथ हैं, पूर्व सचिव चुनाव आयोग। राव साहब, इस बार का अगर चुनाव अभियान देखें तो शायद ही कभी चुनाव आयोग पर इतने आरोप प्रत्यारोप लगे होंगे, जबकि सबसे ज्यादा जो आचार संहिता के वायलेशंस हैं वो हमने इन चुनावों में देखे हैं। किस तरह से आंक रहे हैं वायलेशंस के संदर्भ में और चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर जो कटाक्ष और पक्षपात के आरोप लगाए जा रहे हैं उनको आप? इसका कारण कौन है? इसका कारण तो पॉलिटिकल पार्टीज है और कोई भी नहीं है, और राजकीय नेताओं ने। उनको राजकीय नेताओं को ये कहना चाहिए, अगर मैं जीत गया है तो मैं कुछ करूंगा, सोशल सेवा करूंगा, कुछ करूंगा करके ये नहीं बोल रहे हैं। एक दूसरों को गालियां देने में लग गया, हाँ? और उसकी पुराना हिस्ट्री ढूंढ रहे हैं। ये गलत चीज है। वो वायलेशंस तो बहुत ज्यादा हुआ। हेट स्पीचेस पहले देखिए, एक दूसरे को ऊपर जो है ना कीचड़ फेंक रहे हैं, वो नहीं सोच रहे हैं कीचड़ कुछ अपना ऊपर भी गिरेगा करके। हाँ? एक उंगली तो आप दिखाएंगे तो 4 उंगली अपने तरफ भी है। ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं सोच रहे हैं। सब पॉलिटिकल पार्टी, इसमें मैं कह रहा हूँ कोई एग्जम्पशन नहीं है, एक दूसरी को गाली देने में लगे हुए इस इलेक्शन में, और ये नहीं सोच रहे हैं कि हम देश के लिए क्या कर रहे हैं करके किसी ने भी अच्छी तरह से नहीं बताया। मैं समझता हूँ ये सही है, क्योंकि लोगों के पास जब जाते हैं शुरुआत करते हैं कि गाली देना शुरू करते हैं। तो हम यथा राजा तथा प्रजा, जैसे वो नेता बोलेगा वैसे नीचे वाले भी सीखेंगे इससे। कितना दफा कह रहे हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए कह रहे हैं, हाँ? उसका स्ट्रेंथन करो इलेक्शन कमीशन को। कोई पॉलिटिकल पार्टी आगे नहीं आ रहे हैं। वो इलेक्टोरल रिफॉर्म जितना भी बजाय, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे यूडीए, एनडीए, जो भी है, यूपीए, एनडीए, कोई भी हो, सभी जो है ना वो रिफॉर्म्स के लिए जो भी हम इलेक्शन कमीशन भेजते हैं या लॉ कमीशन भेजते हैं या वेंकटचलैया कमीशन जो रिपोर्ट्स में दिया है, वो सब कहां डाल रखा है पता नहीं। इसको आगे नहीं लेके जा रहे हैं। मैं समझता हूं इन सब के लिए पॉलिटिकल पार्टी बिल्कुल रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, लेकिन वो सुधारेंगे कब है वो देखने की बात है। अब अभय कुमार दुबे जी हमारे साथ। अभय जी, आप कैसे आंक रहे हैं इस पूरे के पूरे चुनावी अभियान को? भाई, जो हमारे तीनों पैनलिस्टों ने कहा है मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूं, और मैं जो कहूंगा उसी में मेरी बात जुड़ेगी। देखिए, ये चुनाव, पहले आपने कहा कि 1 महीने से चल रही है चुनाव कैंपेन। ये चुनावी मुहिम 1 महीने से नहीं, पिछले 6 महीने से चल रही है। चुनाव आयोग ने अपनी युक्तियों से, अपने प्रावधानों से चुनाव मुहिम का जो तकनीकी अवधि है उसको कम कर दिया है, लेकिन इसका असर उल्टा हुआ है। इसका असर उल्टा हुआ है कि चुनाव मुहिम बहुत पहले से शुरू हो जाती है, और वो अनौपचारिक रूप से शुरू होती है, लेकिन बिल्कुल वैसी ही चलती है, उसी तरीके से होता है जैसे कि अभी अभी वोट पड़ने वाले हो। और इतनी लंबी चुनाव मुहिम होने के कारण ये बहुत ज्यादा महंगी हो गई है। ये इतनी महंगी हो गई है कि मेरे ख्याल से इसमें जो कांग्रेस ने आरोप लगाया है भारतीय जनता पार्टी पर कि वो 10,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है, मुझे लगता है ये आंकड़ा भी बहुत छोटा है। इससे कई गुना ज्यादा रुपया सारे उम्मीदवार मिलके इस चुनाव, और खासतौर से बड़ी बड़ी दोनों राष्ट्रीय पार्टियां और जो ताकतवर क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वो भी कोई पीछे नहीं है, वो इसमें खर्च कर रही हैं। आप सोचिए, इनमें से जो भी सत्ता में आएगा
जो भी सत्ता में आएगा, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, या वो कोई और हो, जो भी सत्ता में आएगा, जो लोग उसकी चुनाव मुहिम में इतना जबरदस्त काला धन खर्च कर रहे हैं, वो तो अपना सूद सहित अपनी पूंजी वापस मांगेंगे। उसके बाद पब्लिक एक्सचेकर की जो लूट मचेगी, उसको कौन रोकेगा? ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ये चुनाव मुहिम इतनी ज्यादा महंगी हो गई है। दूसरी बात यह है कि चूंकि पुरानी राजनीतिक सहमतियां जो जवाहरलाल नेहरू के जमाने से चली आ रही थी, वो निष्प्रभावी हो गई हैं, वो बिल्कुल टूट गई हैं। इसलिए जितनी भी लक्ष्मण रेखाएं थी, जितने तरह की लक्ष्मण रेखाएं थी, उन सबका बारी बारी से बड़ी बेदर्दी के साथ में उल्लंघन किया गया है। चाहे वो स्त्रियों के ऊपर गंदे आक्षेप करना हो, जैसा कि उत्तर प्रदेश में हो रहा है, रोज हो रहा है, कोई नहीं रोक रहा है। चाहे किसी के बारे में कहना हो कि मैं उसकी बोटी बोटी काट डालूंगा, चाहे ये कहना हो कि हमें बदला लेने का वक्त आ गया है कि हम वोट जो है बदले के लिए इस्तेमाल किया जाए। और मुझे अफसोस है, मैं चुनाव आयोग की बहुत इज्जत करता हूं और जितनी तारीफ मैं चुनाव आयोग की करता रहा हूं अपने लेखन में और अपने बोलने में, वो तो काफी ज्यादा है। लेकिन इस बार चुनाव आयोग को जितनी सख्ती बरतनी चाहिए थी, उतनी सख्ती नहीं बरती। मैं समझता हूं जब पहली बार ये वक्तव्य दिया गया कि बोटी बोटी काट डाली जाएगी, उसी वक्त अगर उसका चुनाव खारिज कर, उसकी उम्मीदवारी खारिज कर दी जाती। जब पहली बार कहा गया कि वोट का इस्तेमाल आप बदले के लिए कीजिए, उस आदमी को 1 महीने के लिए बेदर्दी के साथ जेल में डाल दिया जाता, 2 कदम उठा लिए जाते, सब लोग चुप हो जाते। पर लोग ये भी कह रहे हैं कि जो कदम इस बार चुनाव आयोग ने उन दोनों के खिलाफ उठाया, ऐसा पहले कभी नहीं उठाया। ये भी एक बड़ा कदम था चुनाव आयोग की तरफ से। बहुत हाईली मीडियाटाइज्ड इलेक्शन है। इस पहले भी पिछले चुनाव में भी इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स थे, तो उनका प्रभाव इतना नहीं था। इतना ज्यादा मीडियाकरण हो चुका है हमारी राजनीतिक प्रक्रिया मीडियाकरण, अच्छा शब्द। इतना मीडियाकरण हो चुका है जिसकी कोई सीमा नहीं है। इस हालत में यह है कि जिस चीज की हम निंदा करते हैं, यानी चैनल में एंकर बैठा हुआ है, वो निंदा कर रहा है, देखिए कितना बुरा बयान है, फिर भी उसको 20 दफा दिखाना है। और वो 20 दफा दिखाने के लिए मजबूर है। उसके पास उस 20 दफे दिखाने का उसका तर्क है कि हमारा भाई अगला जो दर्शक होगा वो कैसे देखेगा 5 मिनट बाद, इसने 5 मिनट बाद टीवी ऑन किया है, वो उसको कैसे देखेगा, उसके लिए देखना जरूरी है। तो ये हालत है। ये इतना मीडियाटाइज इलेक्शन है, इसमें चुनाव आयोग को विशेष रूप से इन बातों को पहले से अंदाजा लगाना चाहिए था, पूर्वानुमान लगाना चाहिए था और विशेष रूप से सख्ती की जानी चाहिए थी। भाई जब एक दूसरे पर जाति के प्रश्न सीधे सीधे उठाए जा रहे हैं, देखिए मैंने आज तक कभी भी किसी स्थापित पिछड़े वर्ग के नेता को अपनी जाति के सवाल को सार्वजनिक मंच से उठाते हुए नहीं सुना। यहां पे वो व्यक्ति उठा रहा है जो प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार है? ठीक है, जाति के आधार पर गोलबंदी होती है, लेकिन सार्वजनिक मंच से उस सवाल को उठाना, ये अपने आप में बता दी कि सारी लक्ष्मण रेखाएं जितनी हैं वो सारी टूट चुकी हैं। इसलिए ये चुनाव जो है, जैसा कि चोकर साहब ने कहा, ये बहुत ही गंदा चुनाव है। और 12 तारीख को आखिरी वोटिंग पड़ेगी, 16 को नतीजे आएंगे, लेकिन मीडिया ने, ओपिनियन पोल करने वालों ने और कुछ पार्टियों नेताओं ने मान लिया है कि 16 तारीख तो महज औपचारिकता है जी। चुनाव का नतीजा तो घोषित हो चुका है उनके लिए। हमारे साथ डॉक्टर मंजू काक बैठी हैं। डॉक्टर मंजू काक, आप जिस तरह से अभी कह रहे थे कि साहब मीडियाकरण हो चुका है, इतना ज्यादा चुनावों का मीडियाकरण हो चुका है, लोगों से पूछा नहीं गया, जगदीश जी कह रहे हैं, पार्टियों ने, उम्मीदवारों ने और मीडिया ने तय कर लिया कि साहब ये चीजें हैं, ये मुद्दे हैं, ये हमने उठाने हैं। तो लोग कहाँ हैं? क्या वाकई लोग इसमें से कहीं गायब नजर आ रहे हैं? मैं भी इनके साथ बिल्कुल शामिल हूं कि मीडिया ने एक खौफ जैसा फैला दिया है और आम वोटर जो है वो मीडिया ही को देख के वो अपना ओपिनियन बनाने की कोशिश नहीं कर रहा है, बनाने के ऊपर निर्भर हो गया है कि आप यही तय करिए राइट नाउ। तो ये मीडिया का जो रोल इस इलेक्शन में दिखा है, विच ऑल्सो बहुत कॉर्पोरेट एजेंडा से ड्रिवन है, वो एक बहुत खतरनाक और बहुत हम लोगों के लिए, एक जो हम पुराने किस्म की सोच के लोग हैं, एक बहुत हमें एक डर सा बैठ गया है कि आगे अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो आम वोटर की स्थिति क्या है? आम वोटर का तो कोई मायने ही नहीं रखता है। तो एक वोटर भी एक किस्म से कॉर्पोरेटाइज हो रहा है, एक कमोडिटी बन रहा है, उसका फ्री विल और उसकी सोच वो पूरी एक तरफ हट गई है और पूरा वो एक मीडिया के ऊपर निर्भर हो गया है। इसमें मैं दूरदर्शन को जरूर कहूंगी कि दूरदर्शन एक मोस्ट सेन चैनल रहा है, मोस्ट न्यूट्रल एंड सेन चैनल रहा है, जिसमें एक प्रोपेगेंडिस्ट मोड की प्रोग्राम्स नहीं रहे हैं। बाकी सब चैनल्स में जब तक इलेक्शन कमीशन उन पे कुछ नियम नहीं एक बनाएंगे अगले चुनाव के लिए, वो ट्रेंड बहुत खतरनाक और आम आदमी के लिए बिल्कुल नॉन डेमोक्रेटिक किस्म की एक ट्रेंड मुझे दिख रही है।
जी, हमारे साथ प्रोफेसर संजय श्रीवास्तव बैठे हैं। संजय जी, ये कहा जा रहा है कि साहब 160 सीटें तो इस बार ऐसी हैं जहां पर सोशल मीडिया का बड़ा वो रहने वाला है, और सोशल मीडिया मतलब इतना ज्यादा आक्रामक हो गया है, सोशल मीडिया इतना ज्यादा वोकल हो गया है कि लोगों को लगता है कि बस सोशल मीडिया पर ही ये चुनाव लड़े जा रहे हैं। आप बताइए, क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत सारा युवाओं का तबका इस बार चुनाव में जुड़ा है और सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव हैं ये लोग, तो आपको लगता है कि ये सोशल मीडिया ने भी काफी रोल प्ले किया है इस बार के पूरे चुनावी अभियान को कहीं ना कहीं ले जाने में? हाँ, नहीं, रोल तो है, लेकिन सोशल मीडिया एक टेक्नोलॉजी है। सोशल मीडिया अपने आप में कोई ऐसी कोई जीती जागती चीज नहीं है, पर टेक्नोलॉजी के पीछे तो इंसान बैठा हुआ है। हाँ, तो उसे जो भी रूप आप देना चाहते हैं दे सकते हैं। दूसरी बात यह है कि सोशल मीडिया भी जो हमारे कमर्शियल मीडिया से जो प्रभाव बहुत बड़ा प्रभाव है। और तीसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया का प्रभाव तो है ही, लेकिन एक बहुत ही एक दुख की बात है कि हम लोग यहाँ स्टूडियो में बात कर रहे हैं, एक प्रकार की बात कर रहे हैं कि ज्यादातर लोग खुद नहीं पूछना चाहते हैं कि जो हो रहा है वो ठीक है या गलत है। लोग सोचते हैं कि अगर ठीक है चुनाव आयोग पे सवाल उठाया जाता है वो भी ठीक है, अगर वो कहना चाहे कि तुम ये अगर यहाँ नहीं रहना चाहते हो किसी और देश में चले जाओ ये भी ठीक है। यानी कि जो कि आम जनता है वो खुद ये नहीं सोचती है कि अगर ऐसे सवाल उठाए जा रहे हैं ये सवाल ठीक है या ठीक नहीं है। और जैसे कि अंत में बोलने में एक थोड़ा सा नुकसान भी है, फायदा भी है, क्योंकि नुकसान ये है कि और सब लोग कह देते हैं आपकी बात, कि फायदा यह है कि और सबकी बात आप समरी में कह सकते हैं जी। और ये है कि जैसे कि कमर्शियल मीडिया के इसमें बहुत बड़ा हाथ रहा है, और कई लोगों ने ये भी कहा है, और ये थोड़ा आश्चर्य की बात है कि 20 साल पहले हम कभी नहीं कहते कि दूरदर्शन और लोकसभा टीवी जैसे टीवी हमें निष्पक्ष रूप से खबर दे सकता है। अब हम ये कह रहे हैं क्योंकि, और इसीलिए हमें ये भी सोचना है कि जो स्टेट जिसे कहते हैं, जैसे चुनाव आयोग वगैरह है, वैसे वैसे संस्था हैं, उसके ऊपर अगर कोई निशाना साधता है तो उसके बारे में हम क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि ये हमें मालूम है कि जो कि राजनीति में जो लोग हैं वो यहाँ वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव नहीं है इस देश के। परमानेंट एग्जीक्यूटिव वो है जो जिन्हें देश पर जो जिंदगी भर इस काम में लगे हुए हैं, जैसे कि बैठे हुए हमारे सामने, जो जिन्हें इस बात में ये इंटरेस्ट है कि वो निष्पक्ष होकर काम चले। लेकिन अगर ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज के ऊपर सवाल उठाया जाता है तो तब भी हम नहीं सोचते कि बहुत बड़ी बात है, सोचते हैं कि सत्ता के लिए कुछ भी किया जा सकता है। लेकिन जब चुनाव देने वाले ही इसके बारे में बात नहीं सोचते हैं, चाहे वो यंग हो जो यहाँ बैठे हुए हैं, सोशल मीडिया इसलिए मैं कहता सोशल मीडिया का प्रभाव है, लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि सोशल मीडिया कोई ऐसी चीज है जिसका प्रभाव खासकर कोई अच्छा प्रभाव है। अच्छा या बुरा प्रभाव इंसान का होता है जो उस तकनीक का इस्तेमाल करता है। मैं नहीं समझता हूं कि किसी ने, जितने भी आप सवाल यहाँ करेंगे जो काफी तो हम लोगों से छोटी उम्र के लोग बैठे हुए ज्यादातर, उन लोगों की समझ कि अगर मतलब आपने किसी नई तकनीक का इस्तेमाल किया तो उसका अच्छी तरह से कैसे क्या इस्तेमाल किया आपने? नहीं तो कोई नया प्लेन भी हो सकता है, लेकिन आपको कोई अच्छे निशाने पे ले जाए तो ठीक है, उसका उपयोग ठीक है। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि एक तो कमर्शियल मीडिया का रोल बहुत ही बुरा रहा है इस इलेक्शन में। दूसरा ये कि कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज पे दो लोगों ने निशाना दागा, वो हमारे समाज के लिए, हमारे राजनीति के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। जी, एक छोटा सा ब्रेक हम चर्चा में लेंगे और जनता जनार्दन के पास चलेंगे, और यंग वोटर भी हमारे साथ में बैठा हुआ है, उसकी क्या कुछ सोच है और जिन मुद्दों को यहाँ उठाया गया है उस पर उसकी क्या टिप्पणी है, उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए चर्चा में। चर्चा में आज हम बात कर रहे हैं 2014 लोकसभा चुनाव के इस पूरे अभियान की, प्रचार की, और ये जानना बड़ा यहाँ पर सही रहेगा कि आखिर जो यंग वोटर है वो इस चुनावी अभियान के बारे में क्या सोच रहा है, उसकी क्या कुछ राय है, और क्या वाकई उसे भी लगता है कि जो उसके मुद्दे हैं वो कहीं पीछे रह गए, वो उतना सामने नहीं आए और बाकी जो चीजें हैं वो ज्यादा पर्दे पर छाई रही। आइए उन्हीं से जानते हैं। जी, आप बताइए। मैम, मैं एक्चुअली बताना चाहती हूँ, इस बार जो चुनाव हुआ हमने देखा। मैम, ये मुझे कभी ये सिस्टम सही लगा ही नहीं। मैं हमेशा से सोचती थी कि शायद कोई ऐसा उम्मीदवार आए हमारे बीच जो हमारी सुन सके, हम जैसे युवाओं की सुन सके, लेकिन कोई नहीं सुनता हमारी। हम क्या चाहते हैं, हमें बोलते कि हम कल का फ्यूचर है, लेकिन शायद हमें कहीं ना कहीं दबा दिया जाता है। हमारे लिए एजुकेशन के लिए कोई इंस्टीट्यूट नहीं है। आज मैं यूपी में रहती हूँ, एटलीस्ट नोएडा के अंदर ही गवर्नमेंट नहीं, हमें एडमिशन लेने के लिए यहाँ फिरना पड़ता है। आप बताइए, इतना पैसा हमने ये लोग खर्च करते हैं चुनाव में, करोड़ों रुपए कहाँ जाता है? क्या हमारी पढ़ाई के लिए इनके पास कोई जवाब है? ओके, हाँ जी साहब बोलिए, बताइए। जी,
वैसे मैं टीचर हूँ, लेकिन मैंने ये देखा है कि जैसे मैं पढ़ाता हूँ तो मैं स्टूडेंट से मैं काफी बात भी करता हूँ कि आपकी फैमिली किसको वोट डाल रही है। तो वो बोलते थे कि वो चर्चित जो पार्टियां हैं उन्हीं के नाम लेते थे। तो उनको मैंने कहा कि देखो बेटे, एक अच्छे स्कूल में आप एडमिशन चाहते हो, बाजार में जाते हो तो अच्छी सब्जी खरीदना चाहते हो, तो एक अच्छा कैंडिडेट को पापा को कहो चुनने के लिए, न कि पार्टी पर की जो चर्चित आ रही है 50 साल से 40 साल से वो आ रही है। तो ऐसे मैंने मोबिलाइज किया और इस तरह से, और मैंने खुद 15-16 साल के बाद मैंने वोट डाला। ऐसा नहीं कि मैं नहीं जानता था और क्या प्राथमिकता देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए, सब मुझे नॉलेज था, क्योंकि मैं 20 ईयर से टीचिंग का ही काम कर रहा हूँ। लेकिन मेरे नजर में मुझे ऐसा कभी ये नहीं लगा कि क्या डालना है, फिर तो वही बात है, मनमानी ही करेंगे। तो मैंने इन साल जो डाला, जो नई पार्टियां आई, हम अपने दावे को लेकर के उस दावे पर बहुत हद तक रहे हुए, मैंने उनको वोट डाला और प्रेरित भी किया लोगों को। प्रेरित किया जी। हमारे साथ में और कौन है जो बात करेंगे? हाँ बोलिए। यूँ तो मैं बहुत छोटी हूँ मैम, इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी किसी को भी सजेशन देने के लिए, पर मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि जो आपका मैनिफेस्टो है, जो आप करना चाहते हैं, उसका सिर्फ प्रेजेंटेशन करें। प्रमोशन और सोशल मीडिया जब हम हर जगह देखते हैं यही चीज, तो युवा का दिमाग जो होता है ना, जैसे एक शक्तिमान था, तो बस वो दिमाग में हमारे बैठ जाता है। सिर्फ प्रेजेंटेशन दीजिए, हमें खुद वेरिफिकेशन का मौका दीजिए कि हम इंटरनेट के थ्रू सर्च करें और फिर एक सही फैसला लें। जब तक ये प्रमोशन और प्रचार होगा तो शायद हम भी कभी इस प्रमोशन और प्रचार में बहक जाएं और कोई गलत डिसीजन लें। मेरा सिर्फ एडवाइस है कि प्रेजेंटेशन होना चाहिए। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये दोनों स्टेट्स में, और कर्नाटका, 3 सदर्न स्टेट्स में इतना पैसा है। आंध्र में 180 करोड़ पकड़ा गया है और सिमिलरली तमिलनाडु में। पूरा देश में 280 कुछ ऐसे है, इसमें मैक्सिमम आंध्र प्रदेश में पकड़ा गया है। वैसे ही 2 लाख बॉटल्स का वो शराब, सिमिलरली एक पूरा 100 केजी का गोल्ड आंध्र प्रदेश में, एक स्टेट की बात कर रहा हूं मैं, इतना पकड़ा गया है। ये सारा काला धन है। ये बाहर से, ये पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल लोग बाहर से ले आते हैं बहुत सारे अमाउंट। मैं समझता हूं कि सीलिंग लिमिट बहुत जरूरी है। पॉलिटिकल पार्टीज का जो खर्चा है उसका ऊपर बहुत जरूरी है सीलिंग का, नहीं तो फिर ये खर्चा वैसे ही होता जाएगा और स्ट्रिक्ट रूल्स भी इसके लिए। जगदीप जी, ये बात उठाई जा रही है कि कैंडिडेट को तो पैसा अभी बढ़ा दिया, बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी के कैंडिडेट को कितना मिलेगा, छोटे को कितना मिलेगा, लेकिन पार्टियां कितना खर्च करेंगी उसके ऊपर कोई वो नहीं है। क्या आपको नहीं लगता कि चुनाव सुधारों की दिशा में सबसे पहले अब आने वाले इलेक्शन में ये काम हमें करना पड़ेगा? देखिए, पॉलिटिकल पार्टियों के ऊपर कोई किसी तरह का ना कानून है ना कोई अंकुश है। हमने सीआईसी से 3 जून 2013 को ये फैसला लिया कि 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दल आरटीआई के तहत पब्लिक अथॉरिटी हैं। वो फैसला आज तक साल होने को आ रहा है, लागू नहीं हो पाया है। सारी पॉलिटिकल पार्टियां मिलकर उसको रोकने के लिए कोशिश कर रही हैं और पॉलिटिकल पार्टियों के इलेक्शन के खर्चे पे कोई लिमिट नहीं है। पॉलिटिकल पार्टियों को हिसाब देना होता है जब इलेक्शन खत्म हो जाता है उसके 90 दिन बाद, यानी 3 महीने बाद जी। और वो खर्चा होता है सिर्फ इलेक्शन के नोटिफिकेशन से इलेक्शन के खत्म होने तक, करीब 3-4 हफ्ते, 6 हफ्ते का। जैसा कि अभय जी ने कहा, चुनाव अभियान तो 6 महीने पहले क्यों था, अब 1 साल पहले शुरू हो जाता है। हम अब एक PIL करने जा रहे हैं कि राजनीतिक दलों के इलेक्शन के खर्चे का हिसाब इलेक्शन से 1 साल पहले से वो इलेक्शन कमीशन को देना शुरू करें हर महीने। वो पब्लिक के सामने रखा जाए ताकि पब्लिक उसको देख सके। और 3 महीने बाद तक तो पब्लिक सब भूल जाती है। अब जिस दिन हम देख रहे हैं कि 10 अलग अलग राजनीतिक दलों के नेता हेलीकॉप्टरों में बैठ के घूम रहे हैं, जनता को ये जानने का अधिकार है कि उन हेलीकॉप्टर का खर्चा या किराया कौन दे रहा है, कितना है वो। राजनीतिक दल, जैसे आपने कहा कि किसी पार्टी ने कहा कि एक पार्टी 10,000 करोड़ खर्च कर रही है। पार्टियों की सालाना आमदनी 1,000 करोड़ है और इस 6 हफ्ते में खर्चा 10,000 करोड़ हो रहा है। ये पैसा कहां से आ रहा है, किसका है? और वो जो आदमी ये पैसा दे रहे हैं या संस्थाएं जो दे रही हैं, वो इसके एवज में क्या मांगेंगे और देश का क्या हाल होगा? राजनीतिक दलों के काम करने के तरीके पे जी कानून बनाना देश की सबसे पहली जरूरत है। मंजू जी, ये जो पहले हमारा एक सोशलिस्ट किस्म का एक स्वभाव था पूरे देश में, और उस तरीके से हम लोग
वोटर को अप्रोच करते थे आम इलेक्शन के टाइम में, उस तरीके का प्रचार होता था, वो बिल्कुल टूट गया इस बार। आई कुड कॉल इट कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ इलेक्शंस। वो जैसे कॉलगेट टूथपेस्ट आप बेचते हैं, वैसे आज को आप पॉलिटिकल पार्टी बेच रहे हैं। उसका लाभ क्या है, उनका एजेंडा क्या है, उनकी सोशल हिस्ट्री क्या है। अगर आपका काम अच्छा है, इस 10,000 करोड़ खर्चने की जरूरत ही क्या है, वो तो महक अपने आप ही पहुंच जाती है जनता में। मगर ये एक एडवर्टाइजिंग कैंपेन है, ये इलेक्शन कैंपेन नहीं है। ये मुझे थोड़ा सा गंभीर लगा। जी, एडवर्टाइजिंग कैंपेन है, बड़ी बात कह रहे हैं। बिल्कुल, मैं ये मानने के तैयार हूँ कि महंगाई बढ़ गई है तो ये स्वाभाविक है कि खर्चा बढ़ेगा। लेकिन एक बार मैं फिर ये कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ, लेकिन जैसे कि आपने कहा कि हेलीकॉप्टर से नेता उतरता है तो कहाँ से कौन खर्चा दे रहा है, ये हमें जानना जरूरी है। लेकिन मैं नहीं समझता कि जनता इस देश की ऐसा सवाल पूछती है और ना ही पूछना चाहती है। जो हेलीकॉप्टर नीचे उतरता है तो भीड़ उमड़ पड़ती है, भीड़ देखती है उनको स्वागत करने के लिए। ये तो कोई सोशल मीडिया में आज तक मैंने किसी को ये पूछते नहीं देखा, जितने भी युवा हैं इस देश के, कि ये जो 10,000 करोड़ है कहाँ से आ रहा है। सिर्फ ये कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा लगा कि आज वो फलाना नेता हेलीकॉप्टर से उतर के नीचे आ गए या प्लेन से वहां चले गए। तो जब तक जनता खुद ये सवाल नहीं पूछेगी तो पॉलिटिकल पार्टीज क्यों पूछेगी? क्योंकि जनता ही पॉलिटिकल पार्टी को पॉलिटिकल पार्टी बनाती है। और एक किस्म से हमारा जो मीडिया है ना, वो जो अंग्रेजी में कहावत है कि डमिंग डाउन द डिबेट, जो डिबेट है उसको आप बिल्कुल लोएस्ट लेवल पे ले आते हैं। आप कोई भी कॉर्पोरेट मीडिया देखिए, वो जो डिबेट है, चाहे कोई भी एंकर हो, वो इस तरीके से डिबेट लाते हैं जैसे कि जो व्यूअर है उसके दिमाग खोखला है, उसको कुछ समझ नहीं है। ये हमको फॉर्स फीड हो रहा है एक तरीके से। हमें जश्न पसंद है। हाँ, और हमको एक फॉर्स फीड कर रहे हैं, जैसे रोमन अरीना में पुराने जमाने में एक टाइगर और शेर और ये सब के खेल होते थे। इन दैट वे इट इज लाइक अ रोमन अरीना, और इसमें कोई सोच विचार की चीज नहीं निकलती जी। अबे जी, इस चुनावों के दौरान एक बात और उठी, वो ये उठी कि साहब कोई भी व्यक्ति 2 सीट से क्यों लड़े, ये सवाल उठाया गया। और ये भी उठाया गया कि अच्छा अगर लड़ भी ले तो जिसे वो छोड़े उसका खर्चा वो खुद दे ना, क्यों हम उसको अपने देश पे डालें। ये जो प्रश्न है ये डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी का प्रश्न है, लोकतांत्रिक जवाबदेही का प्रश्न है। न केवल ये है, इसमें दूसरी चीजें भी शामिल हैं। एक व्यक्ति जब 2 चुनाव क्षेत्रों से लड़ता है तो जाहिर है कि वो जो लोकतांत्रिक जवाबदेही है उसको नुकसान पहुंचा रहा है, पहली बात। इसी तरह एक व्यक्ति जो एक निर्वाचन क्षेत्र से 5 साल तक प्रतिनिधि रहा और वो हर बार चुनाव लड़ता है तो निर्वाचन क्षेत्र बदल देता है अपना, हर बार नए निर्वाचन क्षेत्र में जाता है, उससे कभी जनता पूछ ही नहीं सकती कि भाई तुमने हमारे लिए क्या किया। पिछली बार क्या वो जनता के लिए उपलब्धि नहीं है उस सवाल को पूछने के लिए जो सवाल चुनाव के दौरान मतदाता पूछते हैं। ये भी लोकतांत्रिक जवाबदेही छाई होती है। तीसरी बात, वो प्रतिनिधि मानता है कि ये चुनाव क्षेत्र हमारी जेब में पड़ा हुआ है, हम इसमें बिल्कुल नहीं आएंगे, आखिर में 1 हफ्ते आएंगे और अपनी बहन को भेज देंगे, वो खूबसूरत मुस्कुराहट से सबका दिल जीत लेंगी और हम चुनाव जीत जाएंगे या और कोई हथकंडा अपनाएंगे। ये 3-4 ऐसे सवाल हैं जो लोकतांत्रिक जवाबदेही के सवाल हैं। ये असली प्रश्न ये है कि हमारा प्रतिनिधि कैसा हो, जिन लोगों की वो नुमाइंदगी कर रहा है उनके साथ उसका रिश्ता कैसा हो। भाई आप देखिए, मैं आपको 2 ठोस उदाहरण देता हूं। लोग जनरल बातें बहुत कर रहे हैं। एक निर्वाचन क्षेत्र है अमेठी और एक है बनारस, एक है वाराणसी है। दोनों निर्वाचन क्षेत्रों की बहुत बुरी हालत है। दोनों, एक के ऊपर कांग्रेस का कब्जा 30 साल तक रहा है और एक के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है। लेकिन दोनों जगह मीडिया बता रहा है कि भाई दोनों प्रतिनिधियों का डंका बज रहा है, उनको हरा ही नहीं सकता है कोई। और वहां की जनता मान रही है कि इन्हीं को हमारा प्रतिनिधि होना चाहिए। तो ये जो अंतर्विरोध है या जो विडंबना है, बहुत ही गहरी विडंबना है। बनारस और अमेठी दोनों इस भारतीय लोकतंत्र की विडंबना की नुमाइंदगी करते हैं। जनता को सवाल पूछना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने 2001 में ये कानून बदलने के लिए 2 जगह का जगह में एक ही जगह से लड़ सकता है करके सिफारिश किया। लेकिन वही पॉलिटिकल पार्टी सब एक हो जाता है जब ये इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स होने के बाद। इस वजह से नहीं तो अब तक तो ये कब तक कानून हो जाना था। जी जगदीप जी कुछ कह रहे थे। ये जो इन्होंने 2 चुनाव क्षेत्रों की बात की, चुनाव क्षेत्र से जो प्रतिनिधि है उसका वोटर से कोई कनेक्ट है ही नहीं। उसको टिकट देती है पार्टी की हाईकमांड। वो इलेक्शन जो लड़ने वाला आदमी या औरत है उसकी अकाउंटेबिलिटी टिकट देने वाले को है। जो वोट देने वाला है उससे कोई मतलब नहीं है। वोट देने वाला तो कमोडिटी बन गया है, जैसा आपने कहा
कि वो तो वोट देगा ही देगा, जिसको कोलगेट टूथपेस्ट बिकेगा वैसे ही कैंडिडेट भी बिकेगा, वैसे ही पार्टी भी बिकेगी। तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि और जनता के बीच जो लगाव था, कनेक्ट था, वो खत्म हो गया है। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव समझता है कि मैं तो जवाबदेह हूं पार्टी हाईकमांड से, बिल्कुल, जनता कहीं भी जाए उससे कोई मतलब नहीं। मिसेस मंजू कॉट ने एक बहुत सीरियस सवाल पूछा है, बताया है, कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ इलेक्शंस। ये बहुत सीरियस सवाल है। इतना पैसा कॉर्पोरेट सेक्टर ने जो लगाया है, और आज से नहीं 2 साल से पहले शुरू है, और उसमें सेम कॉर्पोरेट सेक्टर चैनल्स में भी इन्वेस्ट कर रही है, सेम वही कंपनियां न्यूज़पेपर्स में भी इन्वेस्ट कर रही हैं, सेम कंपनियां कैंडिडेट्स पे इन्वेस्ट कर रही हैं, पॉलिटिकल पार्टीज पे कर रही हैं, उनके प्रोपेगेंडा पे कर रही हैं, और यही चैनल्स का कनेक्शन है ओपिनियन पोल कंपनी के साथ। सो लुक एट द लिंकेज, इतनी लिंकेजेस है, और उससे जनता वाकई गुमराह हो रही है कि ओपिनियन पोल समझते हैं कि वाकई ओपिनियन पोल है। 2-3 पोल, मैं नाम नहीं लेना चाहता इसमें, लास्ट पोल कह के कहते 259 एक पार्टी के आएंगे, दूसरी देती है 253। तीसरे दिन एक अखबार उनका कंपैरेटिव छापता है, दोनों के फिगर्स ऑलमोस्ट सेम है, एक दो ऊपर कर दिए, एक तो नीचे कर दिए हैं, और एक स्टेट में फर्क डाल दिया उतने। 81 करोड़ के लोग वोटर हैं, 1.25 बिलियन पॉपुलेशन है जी। 20,000 अपने सैंपल चुने, कहां से चुने? शहरों से चुने या शहरों के आसपास चुने? कोई गांव में नहीं जाता, कोई भी ओपिनियन पोल गांव में नहीं जा रहा। 68% पॉपुलेशन गांव में है, उनकी ओपिनियन काउंट नहीं करती, वहां से वो लोग चुन के नहीं आते। तो जितना भी आपको प्रोपेगेंडा दिया गया है, फिर उसकी अकाउंट कोई नहीं करता। जो पार्लियामेंट में कोई इलेक्शन जिसका जो पहले रिटर्न फाइल करते हैं, उनका जो करियर है वो झूठ से शुरू होता है, रिटर्न फाइल करते झूठ बोला जाता है। कंपनियों के जो पैसे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज को जो एक्सपेंसेस हैं, उनका कहीं भी हिसाब किताब नहीं है। अब कंपनियां कहां से लाती हैं? ज्यादातर ब्लैक मनी से होता है। ब्लैक मनी क्यों आता है? फिर वो पॉलिसीज ऐसी बनवाती हैं सरकार से, अभय कुमार जी ने उसका जिक्र किया था। उनके लिए ये डोनेशन नहीं है, कंपनी डोनेशन, वो एक इन्वेस्टमेंट है कैंडिडेट्स के ऊपर, पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर, फिर पॉलिसी डिसीजन करेंगे जी। हमारे साथ में कुछ और लोग हैं, जरा पहले उनके एक छोटे छोटे व्यूज ले लें। जी, हाथ उठाइएगा। हाँ, बताइए, बोलिए मैम। जो भी आपने वोट किया इस बार? यस मैम, वेरी गुड। जो भी इलेक्शंस होते हैं, मेरे को लगता है कि वो जातिवाद के लिए होते हैं। क्योंकि बेसिकली अब मेरे यहाँ से कोई खड़ा हुआ है मेरी जाति का, तो मैं उसको ही वोट दूंगा। तो क्यों नहीं हमारा युवा इस ट्रेंड को बदलता भाई, ये बताओ। मैम वो इस वजह से नहीं बदलते क्योंकि उनके पेरेंट्स भी उन्हीं को वोट देते हैं। वैसे तो हम पेरेंट्स की कोई बात मानते नहीं। मुझे लगता है कि जो पेरेंट्स कहते हैं वो उन्हीं को। ओके, ऑलराइट। हाँ, और कौन है सर? हाँ, आप लीजिए, बताइए। जैसा अभी मेरे दोस्त ने कहा कि हम अपनी पेरेंट्स की बात मानते हैं, बाकी और बातों को हम नहीं मानते हैं। मैंने भी वोट दिया इस बार, लेकिन मैंने अपने हिसाब से दिया। मैं जो मुझे कैंडिडेट पसंद आएगा मैं उसे वोट दूंगा। लेकिन इस बार के चुनावों में जो असली मुद्दे थे वो कहीं ना कहीं गायब रहे। मीडिया ने सिर्फ उस चीज को हाईलाइट करके दिखाया जिसमें उन्हें टीआरपी नजर आई। असली मुद्दों को वो बिल्कुल गायब कर गए। जिस प्रकार से अभी हमारे दोस्त ने ये एक बात कही कि वोट क्या है, वोट करने के लिए अच्छी बात है, वोट की जाए, क्योंकि इससे जनता का भी हमारे पता चलेगा कि कितनी जनता है, कितने वोटर हैं। लेकिन जातिवाद के लिए जो वोट किया जाता है, इसके लिए मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि वोट जातिवाद के लिए बना नहीं है। क्योंकि वोट बना है एक युवा पीढ़ी को आगे बढ़ने के लिए, मौका देने के लिए, जिससे कि हमारी आगे बढ़ेगी शिक्षा। ओके, हाँ, इधर दीजिए। और कौन बोलेगा? जितने भी उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं, क्या वो गर्ल्स को उनके राइट दिलवा पाएंगे? क्या वो गर्ल्स को सेफ्टी दिलवा पाएंगे? आपने वोट किया? नो मैम, नॉट 18 राइट नाउ। नो मैम। ओके, हाँ, आप बताइए। क्या आपको लगता है महिलाओं के मुद्दे कहीं चुनावों में आपको नजर आए इस पूरे चुनावी अभियान के दौरान? नहीं, महिलाओं को लेकर कोई मुद्दे नहीं उठाए गए हैं, सिर्फ अपनी पार्टी को जिताने के ही मुद्दे अब तक नजर आए हैं। मैं प्रोफेसर संजय श्रीवास्तव जी से क्वेश्चन करना चाहती हूँ। मैं जर्नलिज्म के स्टूडेंट हूँ। अगर मैं एज अ करियर पॉलिटिक्स चुनती हूँ तो आजकल देखा जाता है कि पॉलिटिशियंस को पे टाइटल बना दिए जाते हैं, तो इसका इम्पैक्ट हम स्टूडेंट्स पे क्या पड़ेगा? हम कई बार ये सोचते हैं कि मीडिया की ये गलती है कि युवाओं में ऐसी खासियत है कि वो सब कुछ जानते हैं। मैं ये नहीं मानता हूँ। थोड़ा सा ये हमें ऐसे अगर सवाल हो तो अच्छी बात है, और इसके ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है लोगों के ऊपर।
क्योंकि इसीलिए मैं कह रहा था कि जब तक हम कानून तो कई बना सकते हैं, हमारे तरह के कानून हैं, मैं समझता हूं हमें और कानून की जरूरत नहीं है। हमें जरूरत है कि लोग सोचें कि इस कानून का प्रयोग कहां किया जाए, कैसे किया जाए, और अपने नेताओं से सवाल पूछें। और हम ये भी पूछें, अगर हमें हजारों करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, कई लोग सोचते हैं कि अच्छी बात है कि ये हमारे यहाँ प्रोग्रेस का ये मामला है, लेकिन ये नहीं सोचता है कोई कि अगर इतने पैसे आ रहे हैं कहां से आ रहे हैं, ये सवाल पूछना जरूरी है। जी अभय जी, एक बात जो भी इन्होंने जाति की उठाई, मतलब इस चुनाव में हमने देखा कि शुरू में थोड़ा सा विकास का एजेंडा चला, उसके बाद वो सब पीछे रह गया, फिर ध्रुवीकरण की चीज शुरू हो गई, धर्म पर, संप्रदाय पर, जाति पर, ये सब चीजें आगे आ गई। क्या आपको लगता है कि इन चुनावों का ये भी, जब हम इतिहास में इसको जाके याद करेंगे तो ये चुनाव इसके लिए भी जाने जाएंगे? देखिए, जब विकास की राजनीति की जा रही थी और विकास के नाम पर चुनावी मुहिम चलाई जा रही थी, दरअसल जाति का जो पहलू है वो तो पृष्ठभूमि में मौजूद था ही। ऐसा कोई चुनाव नहीं होता भारत में, कभी भी नहीं हुआ और आगे आने वाले सालों में भी नहीं होगा, जबकि जाति के आधार पर चुनावी गोलबंदी नहीं होगी। ऊपर से चाहे विकास का कहा जाए, चाहे फिर बाद में जब चुनाव मुहिम में गिरावट आ जाती है, उसके बाद खुल के मंच से जाति का नाम लिया जाए। ऐसा कभी भी नहीं हुआ। जो भी ये कहता है कि वो जाति तोड़ना चाहता है या जाति को खोद कर गाड़ दो, समाजवादी पहले ये नारा लगाते थे, उसके बाद में और भी लोग इस तरह की बात कहने लगे, लेकिन जाति जो है वो चुनावी गोलबंदी का मुख्य माध्यम है, मुख्य औजार है। ये एक भारतीय लोकतांत्रिक राजनीति की हकीकत है। जी, आप एक क्षेत्र में 6 पार्टियां एक ही जाति के लोगों को टिकट देती है तो जातिवाद तो वहां पता लग जाता है, उसके बाद कहिए जो मर्जी। और जातिवाद तो जब कैबिनेट बनती है उसमें पता लगता है। तो चुनाव में भी है जातिवाद, तो इस देश में है, कहने के लिए बात होती है, लेकिन बाद में सब बराबर हो जाता है। आपके जिस कैंडिडेट के एरिया से आप पूछेंगे कि आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप पूछेंगे तो लोगों के पास बेसिक नीड्स ही नहीं है। उन लोगों को बेसिक नीड्स है उनकी पानी, बिजली। आज भी आप जाके पूछेंगे उनके पास ये होता है कि सर आप पूछेंगे वोट किसको देंगे, तो कहेंगे हम किसी को नहीं देंगे, यहाँ पे पानी ही नहीं आता है। तो हम लोगों को इसके ऊपर सोचने की काफी जरूरत है। आजकल जो राजनीतिक पार्टी है वो जो रैली करते हैं या अपने क्षेत्र में जाते हैं तो वो जातिवाद, ब्लेम गेम का राजनीति करते हैं। लेकिन किसी राजनीतिक पार्टी ने, बड़े नेता जब रैली करने के लिए जाते हैं तो आज हमारे देश का आर्थिक स्थिति कमजोर है, इन्फ्लेशन जो है वो डबल डिजिट पे चला गया है, जीडीपी बढ़ गया है। इस पे आज तक किसी राजनीतिक पार्टी ने चर्चा नहीं किया है, किसी रैली में नहीं। मैं अभय कुमार दुआ जी से ये क्वेश्चन करना चाहूंगा कि वो बहुत सारे डिबेट में रहते भी हैं, लेकिन किसी राजनीतिक पार्टी ने आज तक, अभी तक इलेक्शन में जो 6 महीने से चल रहे हैं, कि इन्फ्लेशन और जीडीपी पे कभी चर्चा नहीं किया है। और कौन बोलेगा? बोलिए। ऐसे लोगों को टिकट क्यों नहीं दिया जाता जो कि जिसके पास उतना पैसे ना हो, ताकि वो गरीबों के बारे में सोचे, उसका डेवलपमेंट करे। इलेक्शन कमीशन द्वारा जो उम्मीदवारों पर कार्रवाई की जाती है वो नाकाफी है। जिस तरह बयानबाजी होती है, सिर्फ हिदायत दे के उन्हें छोड़ दिया जाता है, उनका वहीं के वहीं कैंसिल कर दिया जाना चाहिए। मेरे ख्याल से राव साहब से इस पे एक रिएक्शन ले लें। जी, क्या आपको वाकई, जैसे अभी ये कह रहे हैं कि थोड़ी सी और सख्त होना चाहिए? सख्त हो सकता है। मैं पहले भी कह रखा था कि जब भी ऐसे भाषण देते हैं तब जाके नोटिस देते हैं इलेक्शन कमीशन। नोटिस देने के बाद जो है ना फर्दर एक्शन नहीं लेते हैं, कारण जो भी जवाब होता है उनको एक वार्निंग देके खत्म करते हैं। लेकिन इसको प्रोविजन है वैसे, इलेक्शन सिंबल्स रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर, उसके हिसाब से उस पार्टी का नोटिस देकर उस पार्टी का जो है ना जो रिकॉग्निशन जो है उसको स्थगित भी कर सकता है या वापस भी ले सकते हैं। और उस पार्टी को सुनने के बाद वो कहते हैं, वो ब्रह्मास्त्र कहते हैं उसको। हम अभी तक इलेक्शन कमीशन इसीलिए यूज नहीं किया, वो बहुत ज्यादा है। बड़े बड़े नेताओं ने आचार संहिता के उल्लंघन किए, चाहे बोलने में हो चाहे कर्म से हो। क्यों, मतलब इतना ज्यादा, मतलब खुले आम आप चुनाव आयोग को एक तरह से धता बता रहे हैं, ये भी देखने को मिला इस समय। 67 से मैंने इलेक्शन कवर शुरू करने की, पोस्ट नेहरू पीरियड के, मैंने इतना गंदा इलेक्शन कभी नहीं देखा। जो कवर किए हैं और बाद में कमेंट करता रहा हूं, इतना गंदा इलेक्शन मैंने कभी नहीं देखा। दूसरा ये देखा है कि जब से इलेक्शन शुरू हुए हैं 52 से, एक इंस्टीट्यूशन जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसकी रिस्पेक्ट कायम रही है, इलेक्शन कमीशन की है। पॉलिटिशियन में इतना गरूर आ गया है, पॉलिटिकल पार्टीज में इतना गरूर आ गया है कि एरोगेंस की वजह से वो इसकी आपके इनके जो हदायत हैं उनको मानते नहीं है। वो समझते हैं कि जो हम कहते हैं वो कानून होना चाहिए, वो ठीक है और वो कानून होना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को उसका पालन करना चाहिए। ये नहीं कि इलेक्शन कमीशन की हर पार्टी ये कर रही है।
जब उनको सूट करता है तो इलेक्शन कमीशन का डिसीजन ठीक है, जो नहीं सूट करता तो गलत है। अब ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी को इतना चैलेंज करना, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का जिसकी क्रेडिबिलिटी अब भी है, और सुप्रीम कोर्ट, टू बी फेयर टू सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को हमेशा मदद की है, उसकी साइड में रहे हैं। ये उसको पॉलिटिकल पार्टी उसको डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं और ये नहीं जानते कि अगर इलेक्शन कमीशन की इंडिपेंडेंस को खत्म किया जाए तो सब पार्टियों को नुकसान होगा। तो सर एक चीज मैं और कह रहा था, वो जो सोशल मीडिया की संजय श्रीवास्तव जी ने बात की, सोशल मीडिया की भी कॉर्पोरेटाइजेशन हो रही है। सोशल मीडिया एक इंडिविजुअल मीडियम है, उसमें भी अब एक पार्टी ने 120 से ज्यादा की एक वर्कशॉप बनाई हुई है सोशल मीडिया की, 6 महीने से बनी हुई है। दूसरों ने शायद थोड़े फिगर का फर्क होगा, उन्होंने भी बनाई। हर पार्टियों का एक यूनिट है उनका, छोटा बड़ा। तो एक किस्म का उन्हें हॉल्स के हॉल, जैसे कॉल सेंटर्स के हॉल खुले हुए हैं, सोशल मीडिया के हॉल, तो उसमें वही ओपिनियन दी जाती हैं जो उनको एक पार्टी को सूट करती हैं और उससे फिर वो फैलाते हैं प्रोपेगेंडा। तो इट्स नॉट इंडिविजुअल मीडियम। जी, एक छोटा सा ब्रेक हम लेंगे और चर्चा में फाइनल कमेंट्स लेंगे यहाँ मौजूद हमारे विशिष्ट मेहमानों से। आप देखते रहिए चर्चा में। चर्चा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हमने बात की 2014 लोकसभा चुनावों के इस पूरे चुनाव प्रचार और पूरे चुनावी अभियान के बारे में फाइनल कमेंट्स लेंगे और ये सोचने समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हम आगे के लिए कुछ सबक ले सकते हैं। संजय जी, आगे के लिए हमारे लिए क्या सबक है इस पूरे चुनावी अभियान से जो हमें गांठ बांध लेने चाहिए? मैं तो दो बातें कहना चाहता हूँ। एक तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी जैसे चुनाव आयोग, उनकी फिक्र हमें रहनी चाहिए हरदम, क्योंकि हमारा इतिहास है कि अब तक वो निष्पक्ष रहे हैं और पूरे जोर शोर जितनी भी उनकी क्षमता हो उसने अपना अच्छा काम किया। अगर उनके पे निशाना साधा जाएगा तो तब हमारा राजनीति खतरे में, समाज खतरे में, और सब लोगों को इसके बारे में सोचना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हमारा जो नेता है उन्हें हम हीरो या भगवान का नहीं देखना चाहिए। उन्हें ये हमें सोचना चाहिए अगर ये कर रहे हैं तो ये क्यों कर रहे हैं, और सवाल पूछना जरूरी है, ना कि ये कि अगर हमारे माँ बाप ने कहा इसके लिए वोट कर दो उसी के लिए वोट कर दो। तो जब तक हमारे युवा वर्ग नहीं सोचेगा तो फिर मैं समझता हूँ कि हमारे लिए कोई खास मैं आशा नहीं कर सकता हूँ। और तीसरी बात यह है कि ये सोचना जरूरी है कि जो जश्न है, जो हेलीकॉप्टर है, प्लेन है, मीडिया है, एलसीडी टीवी है, ये वगैरह वगैरह है, ये अपने आप में कोई अच्छी चीज नहीं है। ये एक माध्यम है। हम सोचते हैं यही अच्छी चीज है। ये इलेक्शन में इसका इस्तेमाल हो रहा है। अगर कोई बहुत बड़ा सा कंप्यूटर रूम है जहां बैक रूम बॉयज वो मदद करें, समझते हैं कि यही एक हमारे यहाँ प्रोग्रेस है। ये प्रोग्रेस नहीं है। प्रोग्रेस अभी होती है हमारी सोच में बदलाव होगी, और बदलाव जब भी आएगा जब हम ये सवाल पूछें कि ये लोग जो कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, न कि ये कि जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं कि हमारा देश बदल जाएगा अगर एक आदमी इस देश का मुख्यमंत्री बन जाएगा। जी, मंजू जी, खास तौर से जो राजनीतिक दल हैं, उम्मीदवार हैं, पार्टियां हैं, बहुत तीखा राजनीतिक हमले उन्होंने किए, बहुत तीखी बयानबाजियां की, कई लक्ष्मण रेखाएं लांघ ली। क्या आपको लगता है कि आने वाले जो चुनाव हैं उनमें ये ट्रेंड और ज्यादा बढ़ेगा, या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना कि एक मंथन शायद कहीं चलता रहता है और मथने की प्रक्रिया चलती रहती है, शायद ये चीजें आगे जाके इन पर कुछ लगाम लग पाएगी? आप कैसे देखते हैं भविष्य को? मैं तो ये समझती हूँ कि ये सिर्फ सिम्टम्स हैं। बेसिक इसमें अहंकार है कैंडिडेट का, पार्टी का। एक बहुत बहुत बड़ा महत्व अहंकार है कि सब पावर जो है हमारे हाथ में है, और मीडिया ने इसको एक मल्टीप्लायर इफेक्ट कर दिया है। तो ये चीज वापस पार्टी और कैंडिडेट के हाथ में आ गई है, और मीडिया के दौरान वो अहंकार एक स्थापित हो रहा है आम आदमी के सामने, और उस हिसाब से आम आदमी, आम वोटर एक बहुत छोटा महसूस अपने को कर रहा है, और ये अहंकार वाया मीडिया बहुत बड़ा। ये चीज मुझे डेमोक्रेसी के लिए बहुत खतरनाक लगती है। इसमें क्या हम लोग करेंगे आगे, ये सोचने की बात है। जी, दुबे जी। देखिए, अगर हमें लोकतंत्र को अपने बचाना है और समृद्ध करना है तो उसकी पहली शर्त यह है कि हम एक चुनाव लड़ने का किफायती मॉडल विकसित करें। एक ऐसा मॉडल विकसित करें, सब पार्टियां बैठें, आपस में सलाह मशवरा करें, नई पार्टियां, पुरानी पार्टियां सब बैठें, और कुछ विशेषज्ञ भी बैठें, चोकर साहब जैसे या राव साहब जैसे विशेषज्ञ भी बैठें, जो चुनाव लड़ने का जब तक किफायती मॉडल विकसित नहीं होगा, जिसमें कार्यकर्ता, उम्मीदवार जनता के साथ सीधा संवाद करे, तब वरना लोकतंत्र हमारा रसातल में जाता रहेगा। हमारा लोकतंत्र इस वक्त काले धन की बैसाखी पर खड़ा हुआ है।
एक टांग है उसकी, दूसरी टांग काले धन की है। बिल्कुल सीधी सी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं, इसके लिए किसी जांच पड़ताल करने की जरूरत नहीं। एक पार्टी दूसरे के ऊपर आरोप लगाती है कि साहब आपने नेता के लिए 500 करोड़ रुपए खर्च करना चाहते हैं ब्रांडिंग के लिए, दूसरी पार्टी जवाब देती नहीं हम केवल 400 करोड़ में करेंगे ब्रांडिंग। तो इस प्रकार का बहुत ही शर्मनाक किस्म का माहौल यहाँ पे फैला हुआ है। मैं लोकतंत्र को लेकर निराश नहीं हूं, मैं सिनिकल नहीं हूं। मैं मानता हूं भारतीय लोकतंत्र की उपलब्धियां बहुत अभूतपूर्व और महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं, लेकिन पिछले दिनों जो देखा गया है वो जनता को अराजनीतिक होने की तरफ धकेलता है, और ये बहुत खतरनाक बात है, क्योंकि पॉलिटिसाइजेशन, राजनीतिकरण की प्रक्रिया ही हमें लगातार आधुनिक बनाती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं राव साहब। फाइनल कमेंट्स में आप क्या कहेंगे, और खासतौर से जो निर्वाचन आयोग पर जो जिस तरह के हमले हुए हैं और जिन चुनाव सुधारों की दिशा में आप बात करें, क्या आपको लगता है कि आने वाले दौर में इन सब चीजों की तरफ ध्यान दिया जा पाएगा? बहुत जरूरी है। इसके लिए मैं फर्स्ट समझता हूँ ऐसे हेट स्पीचेस देते हैं, इलेक्शन कमीशन को भी थोड़ा एम्पावर करना चाहिए, कानून में लाना चाहिए। ऐसे हेट स्पीचेस देंगे तो इसमें उसको डिस्क्वालिफिकेशन के लिए भी पावर देना चाहिए, नहीं तो बहुत दिक्कत होगा। क्योंकि सिर्फ नोटिस दे के सुनने के बाद जो खत्म करना बहुत मुश्किल है। ये मैं समझता हूँ कि सब पॉलिटिकल पार्टी, जैसे कहा है इन्होंने कि मिला, उनको कॉन्फ्रेंस बुला के उनसे उसमें डिस्कस करके पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, पॉलिटिकल पार्टी रिफॉर्म्स मैं कहता हूँ, उनको भी लाना चाहिए। इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स, बहुत सारे इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स है, इलेक्शन कमीशन ने सुझाव दिया है अच्छा इलेक्शन कराने के लिए। वो सबको विचार विमर्श करके उसमें फाइनल डिसीजन लेना बहुत जरूरी है, नहीं तो आगे जाके बहुत मुश्किल होगा। एट द सेम टाइम मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, इलेक्शन कमीशन जो फेजेस, जितना फेजेस में कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कुछ इसमें 7 फेज में करना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं करना चाहिए। और फोर्सेस और फेजेस जो करते हैं, स्टेट वाइज फेजेस का भी मैं समझता हूँ उसको लंबा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सेम ग्रुप जो है एक फेज से दूसरे फेज में चले जाते हैं, जिससे जो है ना प्रॉब्लम्स आगे बढ़ता है। मैं समझता हूँ एक स्टेट को 2 से ज्यादा ना फेजेस में ना ले, और टोटल फेजेस 7 से ज्यादा नहीं करना चाहिए, और टोटल पीरियड भी जितना कम हो सकता है उतना करना चाहिए। उसी हिसाब से प्लानिंग करना चाहिए मूवमेंट करने, पैरामिलिट्री फोर्सेस को मूव करने के लिए, तब जाके इलेक्शन सही हो सकता है। और तुरंत एक्शन लेने चाहिए इलेक्शन कमीशन को, जैसे भी होता है। मैं ये भी समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन को अपना ऑफिसर्स को भी भेजना चाहिए, भेज के इमीडिएट एक्शन, जहाँ प्रॉब्लम होता है वहां तुरंत भेज के इमीडिएट एक्शन लेना जरूरी है। थोड़ा डिले हो गया तो वैसे ही जो है ना आरोप लगता है। और इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंटमेंट जो है, मैं समझता हूँ वो भी पॉलिटिकल पार्टी इन पावर को नहीं देना चाहिए। ये कमेटी बनाना चाहिए जिसमें सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस एक मेंबर हो, और दूसरा जो है ना पार्टी नेता जो है वो उनका, और लीडर अपोजिशन पार्टी, एंड सिमिलरली प्राइम मिनिस्टर और 2 नॉमिनेटेड पर्सन, 5 का कमेटी बना के करेंगे तो सही रहेगा। जगदीश जी, क्या सबक लेने चाहिए हमें इस पूरे अभियान से? देखिए, सबक तो मैं ये समझता हूँ जो पहले से थे वो रीइंफोर्स हो रहे हैं। राजनीतिक दलों का ही जो रोल है वो बहुत सेंट्रल है, और राजनीतिक दलों में 2 चीजें करने की जरूरत है। एक तो उनमें आंतरिक लोकतंत्र होना चाहिए, उम्मीदवार का सिलेक्शन, चयन कैसे हो, आंतरिक लोकतंत्र राजनीतिक दलों में, और राजनीतिक दलों में फाइनेंशियल पारदर्शिता। 2 तो ये काम है। एक काम यह है कि इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने बहुत मदद की है, पिछले 6-8 महीनों में तो बहुत कुछ हुआ है, लेकिन एक बहुत फंडामेंटल चीज है। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया हुआ है बहुत साल पहले कि इलेक्शन कमीशन को राजनीतिक दलों को रजिस्टर करने की पावर तो है, लेकिन डी रजिस्टर करने की पावर नहीं है जी। ये पावर इलेक्शन कमीशन को मिलनी चाहिए। तीसरी बात यह है कि मीडिया को अपनी जिम्मेदारी महसूस करनी चाहिए। मीडिया को सिर्फ पैसे कमाने और अपने मालिकों को पैसे मुनाफा करवाने के अलावा कुछ और भी जिम्मेदारी है। 4th स्टेट है। और चौथी जो सबसे जरूरी बात है, हमें वोटर मतदाताओं को यह सोचना है कि हमको अब सुप्रीम कोर्ट ने एक अधिकार दिया है, नन ऑफ द अबव, नोटा, वो हम उसका इस्तेमाल करें। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में यह लिखा हुआ है कि अगर ज्यादा से ज्यादा लोग नोटा का इस्तेमाल करेंगे तो राजनीतिक दल मजबूर हो जाएंगे कि अच्छे उम्मीदवारों को आगे लाएं। राजनीतिक दल इकट्ठे बैठ के, अभय जी ने जो कहा वो सिर माथे पे, राजनीतिक दल इकट्ठे बैठ के देश के हित में फैसला नहीं करेंगे, उनसे करवाना पड़ेगा। जी, दुआ जी, 2 चीजें
बहुत कुछ करने को है इलेक्शन के रिफॉर्म के लिए। दो चीज जरूरी है, वो पहले भी जरूरी थी, अब और जरूरी हो गई हैं। एक तो पैसे का कंट्रोल, उसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज का एक्सपेंस है वो, जैसे पहले जगदीप जी ने कहा, 1 साल से पहले शुरू करना चाहिए। वहां से लेके अब तक कितना पैसा लिया है, कॉर्पोरेट सेक्टर से कितना लिया है, कितना लिया है, कितना लिया है, और फिर ऑडिट कॉर्पोरेट सेक्टर से पूछना चाहिए ये पैसा कहां से आया है। तो एक तो वो बड़ा जरूरी है। दूसरा, क्रिमिनल कैंडिडेट पे अब थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सख्ती करो। इलेक्शन लॉ में उसमें अभी रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। हर पॉलिटिकल पार्टी को भी पनिश करना चाहिए जिसका कैंडिडेट एक भी क्रिमिनल होता है, तो उसको भी क्या पनिशमेंट है पॉलिटिकल पार्टी को। किसी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में ये नहीं कहा, एक भी मैनिफेस्टो में ये नहीं आया कि हमारी पार्टी में से कोई क्रिमिनल नहीं है इस इलेक्शन में। किसी पार्टी ने कोई अंडरटेकिंग नहीं दी, छोटी बड़ी किसी ने भी नहीं दी। इसमें जितनी पार्टियां भी हैं, 40 पार्टियां हैं या 45 हैं इस इलेक्शन में, एक पार्टी की अंडरटेकिंग नहीं है। तो उनसे अंडरटेकिंग लेनी चाहिए कि हमारी पार्टी कोई नहीं खड़ा करी, तो डी रजिस्ट्रेशन का खतरा होना चाहिए। जी, कहने का मतलब ये कि जो भी अब आगामी चुनाव हो, ये सब चीजें हमारे सामने हैं जिन पर हमें गौर करना होगा। कैसे हम इन चुनावों को किफायती बना सकते हैं, कैसे काले धन को इसमें रोक सकते हैं, कैसे वोटर को ज्यादा सवाल पूछने चाहिए, और मीडिया को कैसे और जिम्मेदारी का जो रोल है उनको निभाना चाहिए। क्योंकि चुनावों में जिस तरह से कहा गया कि मीडियाकरण हुआ है, उसको कहीं ना कहीं रोकना पड़ेगा। ये जिम्मेदारी हम सबको मिलकर उठानी पड़ेगी। उम्मीद है अगले चुनाव में हम ये सब होता हुआ देखेंगे। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए, अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अनुमति।